मित्रों नमस्कार, एक बार फिर वेनम एकेडमी रीवा में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास में सातवाहन वंश। इसके पहले आप देख चुके हैं कि मौर्य वंश तक आपने देखा था, ठीक है। इसके बाद आपने शुंग को देखा था मौर्य के बाद, और अब आते हैं सातवाहन, ठीक है। तो सातवाहन वंश में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो सातवाहन वंश जो है ये कण्व वंश, जो कण्व वंश था, कण्व वंश का जिसका शासन विदिशा में था, कण्व वंश, ये कण्व वंश जिसका शासन विदिशा में था, उसको हटा करके सातवाहन वंश की स्थापना विदिशा में हुई थी, ठीक है। कहाँ पे? विदिशा में। तो चलिए सातवाहन वंश के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत की ओर से सातवाहन वंश की शुरुआत मानी जाती है 27 ईसा पूर्व 27 बीसी में सिमुक या इसी को सिसुक बोलते हैं, सिंधु भी बोलते हैं, सिप्रक भी बोलते हैं, भृत्य भी बोलते हैं। सिमुक नामक एक व्यक्ति ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी, अतः इसको स्थापक माना जाता है सातवाहन वंश का। इन्होंने विदिशा के जो शासक थे, कण्व वंश के शासक, कण्व को पराजित कर सातवाहन का आधिपत्य स्थापित किया था, ठीक है। सातवाहन वंश के जो प्रमुख राजा थे उनकी बात करते हैं, जिनमें प्रथम सबसे पराक्रमी जो शासक था सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है तो चलिए देख लेते हैं। रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख, रानी नागनिका हैं, उनका जो नानाघाट का अभिलेख है वो कहाँ, उसमें पता चलता है कि जो सातकर्णी प्रथम हैं उनका शासन मध्य प्रदेश के मालवा एवं अनूप, अनूप का मतलब निमाड़, जो खरगोन और खंडवा का क्षेत्र है, और मालवा जो उज्जैन का क्षेत्र है, वहाँ पर इसके शासन के प्रमाण मिलते हैं। रानी नागनिका के नानाघाट जो अभिलेख है वहाँ से किसके? सातकर्णी प्रथम सातवाहन साम्राज्य का, ठीक है। इसके बाद जो उसका सांची के स्तूप की वेदिका है और दक्षिण तोरण द्वार है जो सांची का, उसमें भी कुछ अभिलेख लिखे हुए हैं, जिस पर कि पूर्वी मालवा पर अधिकार होने की बात सातकर्णी प्रथम के द्वारा सातवाहन वंश की जानी जाती है। इसके बाद जो है सातकर्णी प्रथम की माता गौतमी बलश्री का अभिलेख जो पूना में मिला, नासिक में मिला, उनमें जो सातवाहन वंश का जो शासन है वो जो मालवा का क्षेत्र है, अवंती, निमाड़ और पूर्वी मालवा, जैसे अनूप, अकार जो पूर्वी मालवा है और अवंती जो दक्षिणी मालवा है, वहाँ पे मिलता है। उन अभिलेखों में कहाँ के अभिलेख हैं? पूना एवं नासिक में अभिलेख मिले हैं, लिखे हुए शिलालेख हैं, पत्थर हैं, उनमें जानकारी लिखी हुई है। वो जानकारी किसके द्वारा? गौतमी बलश्री जो सातकर्णी की माता थी, उनके द्वारा लिखे गए ये अभिलेख ये बताते हैं कि इनका सातवाहन का साम्राज्य निमाड़ और मालवा क्षेत्र में था। प्रश्न इसी तरह पूछे जाते हैं, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सिमुक ने की। किसको पराजित करके की? कण्व राजा को पराजित करके की। कहाँ पे स्थापना शुरू की? मध्य प्रदेश में, विदिशा में, ठीक है। सातकर्णी प्रथम के शासन के प्रमाण किस अभिलेख में मिलते हैं? तो नानाघाट अभिलेख में मिलते हैं, जो सांची का तोरण द्वार है उसके अभिलेख में मिलते हैं, स्तूप वेदिका जो अभिलेख है उसमें मिलते हैं, गौतमी बलश्री के जो अभिलेख हैं पूना और नासिक में, उनमें भी इन तीनों जगहों के निमाड़ और मालवा के शासन के संदेश मिलते हैं, ठीक है। राजा सरिसात जो कि सातवाहन के प्रमुख राजा थे, सरिसात, राजा सरिसात के सिक्के भी मध्य प्रदेश में उज्जैन, देवास, जमुनिया जो कि होशंगाबाद में है, और त्रिपुरी या तेवर जो कि जबलपुर में है, वहाँ पे मिले हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद जो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी जो राजा था, वशिष्ठी पुत्र, वशिष्ठी इनकी माँ का नाम था, क्योंकि सातवाहन वंश में माँ के नाम का पहले प्रयोग होता था, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, इसके सिक्के जो है भिलसा और देवास में मिले हैं मध्य प्रदेश में। इसके बाद जो अंतिम राजा था 165 से 193 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने शासन किया था, यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी जो हैं ये बेसनगर, तेवर और देवास में इनके सिक्के मिले हैं। तो कुल मिलाकर के विदिशा हो गया, देवास हो गया, जबलपुर हो गया, उज्जैन हो गया, इन क्षेत्रों में सातवाहन साम्राज्य की जानकारी मिलती है और उनके सिक्के भी यहाँ पे मिले हैं। अब इसके बाद सातवाहन से की एक सबसे बड़ी खास पहचान दो चीज़ों के रूप में ये जाने जाते हैं।
सातवाहनों ने क्या किया था कि सबसे पहले शीशे के सिक्के जो है, शीशे के सिक्के, शीशा वो देखने वाला शीशा नहीं है, शीशा मतलब होता है लेड, है ना, लेड। शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? त्रिपुरी में शीशे के सिक्के मिले हैं, सातवाहन साम्राज्य ने सबसे पहले चलाए हुए थे। ये प्रश्न पूछा गया है कि शीशे के सिक्के सर्वप्रथम किन राजाओं ने चलाए थे? तो सातवाहन साम्राज्य के राजाओं ने। और मध्य प्रदेश में वो सिक्के कहाँ मिले हैं? तो त्रिपुरी या जबलपुर में वो सिक्के मिले हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम। इसमें एक चीज़ और ध्यान से देखना है कि चीनी यात्री जो हुनस्यांग जो आया था, उसने भी अपने विवरण में दक्षिण कौशल में जो है सातवाहन राज्य दक्षिण कौशल का इलाका, देखिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में शासन का प्रमाण मिलता है। ठीक है, किसका? सातवाहन साम्राज्य का। और शक्ति एक जगह है, शक्ति बिलासपुर में जो अभिलेख मिला है उसमें कुमार दत्त, जो सातवाहन साम्राज्य कुमार दत्त का जो है उल्लेख मिलता है। एक और चीज़ सबसे खासियत कि रोम से व्यापार सातवाहन के समय बढ़ा हुआ था। और रोम के सिक्के जो कि मध्य प्रदेश में मिले हैं, आवरा एक है, मंदसौर में और चकरबेड़ा है, इन जगहों पे आपके क्या मिले हुए हैं? रोम के सिक्के मिले हुए हैं। ठीक है, रोम जो कि ये प्रमाणित करते हैं कि रोम के साथ भारत का व्यापार बहुत अच्छा और विस्तृत रूप में उस समय था सातवाहन साम्राज्य में। हिंदू यवन या इंडो ग्रीक बोलते हैं, हिंद यूनान को इंडो ग्रीक बोलते हैं। इनके शासन मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रमाण नहीं मिलते हैं। मिनिंडर जो था, मिनिंडर, इनके सिक्के जो है बालाघाट में मिले हुए हैं। मिलिंद या मिनिंडर के सिक्के बालाघाट में मिले हुए। ये प्रश्न पूछा गया है कि किस हिंद युवन शासक के? तो मिलिंद के या मिनिंडर जो था उसके सिक्के कहाँ मिले? बालाघाट में। इसके बाद शक संवत आता है, शक देखिए शक संवत के बारे में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये पश्चिमी क्षत्रप के नाम से जाने जाते हैं। पश्चिमी क्षत्रप का मतलब ये होता है, इनको शक राजा के नाम से जाना जाता है। जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, गुजरात, काठियावाड़ और मालवा क्षेत्र पे, राजस्थान की ओर जो एरिया था उधर पे जो शासन करते थे उनको शक पश्चिमी क्षत्रप कहा जाता है। कादरमक वंश के चट्टन थे और रुद्रदामन, इनको श्रेय जाता है शक शासन के स्थापना का। ठीक है, चट्टन तो कादरमक वंश के चट्टन ने स्थापना की। रुद्रदामन जो है इनका प्रपौत्र था रुद्रदामन। ठीक है ना, तो रुद्रदामन का जो अभिलेख है जूनागढ़ का पूछा गया प्रश्न है। रुद्रदामन का अभिलेख कहाँ पर है? जूनागढ़ में है। इसमें ये वर्णन मिलता है कि रुद्रदामन ने सातकर्णी प्रथम, जो सातवाहन साम्राज्य का जो राजा था सातकर्णी, उसको 2 बार हराया था। किसने हराया था? ये अपना रुद्रदामन ने। रुद्रदामन शक वंश का जो शासक था। और इसकी पुष्टि जो है टालमी ने जो रचना की है, जो अपना लेख लिखा है, उसमें चट्टन को ओजोन या उज्जैन का राजा बताया है। तो इससे ये पुष्टि होती है कि मालवा के क्षेत्र में शक राजाओं का जो है शासन हुआ था। इसके बाद चट्टन के सिक्के जो हैं उज्जैन और शिवपुरी से मिलते हैं। मोअस एवं अजेस प्रथम के सिक्के भी मिले हैं मध्य प्रदेश से, जो कि इंदौर के स्वर्गीय आडवाणी जी द्वारा संग्रह किए गए थे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है महाक्षत्रप रुद्र सिंह का नाम आता है। महाक्षत्रप रुद्र सिंह का जो अभिलेख है, ये पूछा गया प्रश्न है कि महाक्षत्रप रुद्र सिंह ये शक राजा थे, इनका अभिलेख कहाँ पर है? खेरखेड़ी शाजापुर में मिला है, खेरखेड़ी शाजापुर में। और श्रीधर वर्मन का एरण में और कानखेड़ा में, इस 2 जगह पे अभिलेख प्राप्ति की बात आई है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसके बाद आ जाता है कुषाण वंश। पश्चिमी क्षत्रपों या शक शासकों को पराजित करने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। कुषाण में जो सबसे प्रसिद्ध राजा था राजा कनिष्क, 78 से 105 ईस्वी पे कनिष्क का शासन, कनिष्क ने पश्चिमी क्षत्रप या शकों को पराजित किया और इसी को शक संवत का प्रारंभ माना जाता है। आप इसको ध्यान से देखिए। शहडोल से कनिष्क के सिक्के, शहडोल से, झांझापुरी से और हरदा से कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं। लगभग 557 सिक्के सिर्फ से अकेले शहडोल से प्राप्त हुए हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि कनिष्क के सर्वाधिक सिक्के किस जगह पे प्राप्त हुए हैं, तो उत्तर होगा शहडोल। इसके बाद विण कणफिसस जो कि कनिष्क के बाद शासन था, कुषाण वंश के शासक थे। विण कणफिसस विदिशा में शासन करते थे, इनके एक सिक्के इनका भी मिला है विदिशा में।
और तेवर या त्रिपुरी जबलपुर में भी एक सिक्का तांबे का मिला है, वो मिला है वासुदेव प्रथम का तांबे का सिक्का। और इसके बाद दो मूर्ति अभिलेख जो कि इस कनिष्क के समय के मिले हैं, दो मूर्ति अभिलेख, एक सांची और एक भेड़ाघाट में जबलपुर के पास, जो कि कुषाण वंश की पुष्टि करते हैं। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। ये छोटे छोटे वंश हैं, सिर्फ 2-4 नाम ही प्रमुख हैं और इन्हीं में से प्रश्न आते हैं, बार बार आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखते जाइए। बोधि एवं मध्य वंश। बोधि एवं मध्य वंश को समझने के लिए आप इस चीज़ से समझिए कि बोधि और वंश का अलग अलग जगहों पर शासन था। दूसरी और तीसरी शताब्दी ईस्वी में तेवर, त्रिपुरी या जबलपुर पे जो है बोधि वंश का शासन माना जाता है। मृण मुद्रांकन, मिट्टी की जो मुद्राएं हैं उनके द्वारा इनमें 4 शासकों का पता चलता है बोधि वंश के। श्री बोधि, बसु बोधि, इसके बाद चंद्र बोधि और शिव बोधि, इन 4 का शासन का पता चलता है। इनके सिक्के भी डॉक्टर महेश चंद्र चौबे के द्वारा संग्रहित किए गए थे, जो कि एक अच्छा प्रमाण है, ठीक है, बोधि वंश के लिए। और मिट्टी की मुद्रा एक ऐसी मिली जिनमें देखिए यह महासेन शासक का प्रमाण मिलता है, महासेन शासक, ठीक है, महासेन शासक लगभग 350 ईस्वी में त्रिपुरी में शासन करते थे, इनका भी प्रमाण मिला है। इसके बाद मध्यवंश आ जाते हैं। मध्यवंश मुख्यतः बघेलखंड, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल के क्षेत्र में शासन, और इनमें एक ही लगभग 3री शताब्दी पे ये भी शासन करते थे। इनमें प्रथम शासक भीमसेन का नाम आता है, भीमसेन के बाद भद्रमद और शिवमद का नाम आता है। इन्होंने सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब भी कुषाण वंश ने शासन किया बहुत तगड़ी टक्कर दी थी इस शासन ने, किसने? मध्य वंश ने। महाकौशल बघेलखंड के क्षेत्र पे इन्होंने कनिष्क को बहुत बड़ी कड़ी टक्कर दी थी और कुषाण वंश के शासन को फैलने से रोका था। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। कुषाणों का महाकौशल क्षेत्र में तगड़ा अच्छा विरोध करने वाला शासक कौन था? वंश कौन था? मध्य वंश था। इनके सिक्के जो हैं बांधवगढ़, जिला उमरिया, भीटा, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से भी प्राप्त हुए हैं। बघेलखंड के शासक थे ये लगभग बोधि और मध्य वंश एक ही समय पे शासन करते थे। एक का शासन जबलपुर, तेवर और त्रिपुरी की तरफ था और मध्य वंश का शासन बघेलखंड में उसी समय पे चलता था, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नागवंश। जी हाँ, नागवंश। नागवंश को ध्यान से देखना है, इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं और इसी नागवंशी जो कन्या है नर्मदा, ठीक है, नागवंश से ही संबंधित थी। नागवंश तो विदिशा और ग्वालियर में इनका अधिकार क्षेत्र माना जाता था। नागवंश की स्थापना विदिशा में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? विदिशा में हुई थी। इसके बाद विदिशा से इसकी शाखाएं 2 जगह चली गई थी, पद्मावती और मथुरा। पद्मावती ग्वालियर में है। ग्वालियर में जो राजा हुए हैं गणपति एवं भीम के सिक्के, गणपतिनाथ और भीमनाथ के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर? पद्मावती ग्वालियर में। इसके बाद विदिशा में तांबे के सिक्के 1913-14 में प्राप्त हुए हैं। इसके जो स्थापक थे, संस्थापक थे नागवंश के, वृषनाथ को माना जाता है। वृषनाथ विदिशा को यहाँ का शासक माना जाता है। भीमनाथ जो कि ग्वालियर या पद्मावती के थे, पद्मावती में चले गए थे, वहाँ पे माइग्रेट किए थे। विदिशा से पद्मावती को राजधानी बनाने वाले शासक कौन थे? भीमनाथ। राजधानी स्थानांतरण किया विदिशा से पद्मावती जो कि ग्वालियर के पास थी। राजधानी स्थानांतरण किसने किया? भीमनाथ ने किया था। नागवंशी भीमनाथ ने राजधानी स्थानांतरण किया था। नागवंशी वृषनाथ ने स्थापना की थी नागवंश की विदिशा में, ठीक है। इसके बाद स्कंदनाथ और बृहस्पतिनाथ, ये देखिए पवैया में इनके सिक्के मिले हैं। पवैया ग्वालियर के पास है। पवैया भी इसको कहा जाता है। इसके बाद अंतिम जो 6 शासक थे इसके नागवंश के, विभुनाथ, रविनाथ और आपका ये देखिए विभुनाथ, रविनाथ, भवनाथ, प्रभाकरनाथ, देवनाथ और गणपतिनाथ, ये पवैया में इनका सबका शासन था और ये अंतिम शासक थे सभी 6। इनके बारे में जानकारी थोड़ी सी रखनी है। इसके बाद रविनाथ के जो सिक्के हैं, एक नए प्रकार के सिक्के थे। एरण जो सागर में है वहाँ से इसके सिक्के मिले हैं। समुद्रगुप्त का जो प्रयागराज या इलाहाबाद का अभिलेख है उसमें भी गणपतिनाथ का उल्लेख है। समुद्रगुप्त ने इन सब एरिया को अपने उसमें ले लिया था, कब्जे में, गणपतिनाथ के, ठीक है।
और इसके बाद नागसेन की चर्चा बाणभट्ट के कादंबरी में आती है, हर्षचरित्र में, बाणभट्ट के हर्षचरित्र में नागसेन की चर्चा आती है। और इसी में एक चीज और, प्रभावती गुप्ता, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम गुप्त वंश से आता है। प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपात्र अभिलेख में इनकी माता, प्रभावती की माता कुबेर नागा, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पत्नी थी, नागराज की राजकुमारी थी कुबेर नागा। ठीक है, तो नाग और गुप्त वंश के संबंध को प्रमाणित करता यह अभिलेख प्रभावती गुप्ता का, जिसमें ये बताया गया कि नाग वंश की कन्या कुबेर नाग और गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो ये पत्नी थी, और नाग और गुप्त वंश के संबंध को प्रमाणित करती हैं। इसके बाद वाकाटक साम्राज्य जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में फैला साम्राज्य। पुराणों में इसके संस्थापक विंध्य शक्ति को नाम लिया जाता है। विंध्य शक्ति 255 से 75 ईस्वी पूर्व लगभग 3री सदी में विदिशा में शासन किया करते थे। और विंध्य शक्ति के बाद इनके प्रवरसेन आते हैं पुत्र, प्रवरसेन अश्वमेध यज्ञ का इन्होंने आयोजन किया था और बुंदेलखंड से ले जा करके हैदराबाद तक अपनी सीमा का विस्तार करने वाला यह वाकाटक साम्राज्य का राजकुमार प्रवरसेन, इसको याद रखना है, अश्वमेध यज्ञ। अब प्रवरसेन के 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों में से देखिए गौतमी जो सबसे बड़ा पुत्र था, गौतमी, इसके बाद नंदीवर्धन, गौतमी, इसके बाद सर्वसेन और रुद्रसेन। इसको ध्यान देना है, गौतमी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सर्वसेन जो है वत्सगुल्म में अपना शासन चलाते हैं। नंदीवर्धन जो है नगरधन से शासन चलाते हैं, नागपुर के पास, पुरिका बोलते हैं इनको। और रुद्रसेन का जो शासन होता है ये आपका जबलपुर और महाकौशल क्षेत्र में, जबलपुर नागपुर के क्षेत्र में शासन करते हैं रुद्रसेन। गौतमी पुत्र का पुत्र रुद्रसेन, इसको ध्यान में देना, रुद्रसेन प्रथम। जबलपुर बालाघाट में इनके प्रमाण मिले हैं। राजधानी थी नागपुर, राजधानी इनकी थी नागपुर। तो वाकाटक साम्राज्य की रुद्रसेन के समय राजधानी नागपुर थी। प्रवरसेन के बाद देखिए पृथ्वीसेन आते हैं पृथ्वीसेन प्रथम, इनके पुत्र पृथ्वीसेन प्रथम। और इसी के बाद 350 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और इसके बाद इनके पुत्र रुद्रसेन द्वितीय जो है पृथ्वीसेन प्रथम। और जो आपकी कौन सी थी, ये देखिए गुप्त साम्राज्य से विक्रमादित्य की पुत्री जो थी प्रभावती गुप्ता कुमार नाग और जो विक्रमादित्य थे उनकी लड़की थी। इस प्रभावती गुप्ता के साथ विवाह हुआ किसका, वाकाटक साम्राज्य में पृथ्वीसेन प्रथम के जो पुत्र थे रुद्रसेन द्वितीय। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों, देख लीजिए, ये प्रवरसेन के बाद शासन आया रुद्रसेन प्रथम का, रुद्रसेन प्रथम के बाद पृथ्वीसेन प्रथम, अभी प्रथम ही आ रहे हैं। इसके बाद रुद्रसेन प्रथम के बाद पृथ्वीसेन के बाद आ गया रुद्रसेन द्वितीय। यही रुद्रसेन द्वितीय है जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो लड़की थी, जो प्रभावती गुप्ता थी, प्रभावती गुप्त के साथ इसका रुद्रसेन का ब्याह होता है। और ये प्रमाण है गुप्त और वाकाटक साम्राज्य का। इससे इनको कैसे कोरिलेट करते हैं, इसको ध्यान में रखना है कि गुप्त और वाकाटक जो साम्राज्य था, जो वंश था, उनमें संबंध कैसे स्थापित हुए और कौन किसके पुत्र था, कौन किसकी पुत्री थी, इसको याद रखना है। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रभावती गुप्ता का ब्याह किससे हुआ, रुद्रसेन से। ये किसका लड़का था, पृथ्वीसेन प्रथम का लड़का था। किस साम्राज्य से था, वाकाटक साम्राज्य से था। और एक चीज इसमें बताएं कि ये भी प्रश्न पूछा गया है कि रुद्रसेन द्वितीय ने कितने वर्षों तक शासन किया, तो 5 वर्षों तक, 400 से 405 ईस्वी तक। ये भी एक प्रश्न आया है। इसके बाद प्रभावती गुप्त ने शासन संभाला और इनके 2 पुत्र थे, दिवाकर और दामोदर। दिवाकर के नाम से शासन किया 420 में दिवाकर की मृत्यु हो जाती है। और दामोदर जो है प्रवरसेन द्वितीय के नाम से, इसी का नाम दामोदर सेन भी है, प्रवरसेन द्वितीय के नाम से शासन करता है। ठीक है, इसको ध्यान में देना है। तो प्रभावती गुप्ता देखिए शासन एक बार फिर से देख लीजिए, संस्थापक विंध्य शक्ति, प्रवरसेन आए, रुद्रसेन, पृथ्वीसेन प्रथम, इसके बाद रुद्रसेन द्वितीय, फिर दिवाकर के नाम से शासन किया प्रभावती गुप्ता ने, फिर प्रवरसेन द्वितीय आ जाते हैं, इनका नाम दामोदर सेन भी रहता है। और इन्होंने अपनी राजधानी नागपुर में जो रुद्रसेन के समय थी उसको स्थानांतरित कर लेते हैं प्रवरपुर या पवनार में। ठीक है, 12 दानपत्र में इनका उल्लेख मिलता है
किसका? प्रवर सेन का। इसके शिलालेख जो हैं सिवनी, बालाघाट और छिंदवाड़ा में पाए जाते हैं। इसके बाद जो है ये प्रवर सेन के बाद नरेंद्र सेन आते हैं। नरेंद्र सेन 450 ईस्वी। और इसके बाद बस्तर में जो नल राजा थे भवदत्त वर्मा, इन्होंने तगड़ा युद्ध किया और भवदत्त वर्मा ने बहुत सारा साम्राज्य वाका तट का नरेंद्र सेन के समय छीन लिया था। और इनके लड़के थे पृथ्वी सेन द्वितीय, जिनको कि निमग्न वंश का उद्धारकर्ता कहा जाता था, जिस समय ये वंश